जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे? मैं आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, बीकानेर का इतिहास हमारा चल रहा था और जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर बीकानेर का इतिहास हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सूरज सिंह से चर्चा स्टार्ट करेंगे, तो सूरज सिंह के बारे में अब हम पढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, सूरज सिंह। अनूप सिंह और सूरज सिंह के बीच में कम से कम भी तो छह राजा बीकानेर के शासक बनते हैं, छह राजा बनते हैं। परंतु उन छह के छह राजाओं का जो कालक्रम है उसमें कुछ बहुत ज्यादा घटनाएं नहीं होती है इम्पोर्टेंट, पढ़ने लायक हमारे पास ऐसा कुछ खास नहीं है। तो हम सीधा अनूप सिंह के बाद में सूरज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। परंतु एक बार वो जो राजा है उन राजाओं के क्या है नाम अपन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से राजा हुए हैं, ताकि हम कभी भी क्वेश्चन बने क्रम वाइज की निम्न में से राजा जो है वो बीकानेर का शासक नहीं है, या फिर क्रम पूछ ले राजाओं का, तो उस क्रम वाले क्वेश्चन को हम सही से अटेम्प्ट कर सके। तो हेडिंग डाल लो, राजा। तो अनूप सिंह के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम होता है, सबसे पहले जो राजा बनता है उसका नाम होता है स्वरूप सिंह। क्या नाम होता है उसका? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम है सुजान सिंह। सुजान सिंह के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम होता है जोरावर सिंह। उसका क्या नाम होगा? जोरावर सिंह। जोरावर सिंह के बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम होगा गज सिंह। उसका क्या नाम होगा? गज सिंह। जोरावर सिंह के बाद जो राजा बनेगा उसका नाम होगा गज सिंह। गज सिंह के बाद में जो राजा बनता है उसका नाम होता है राज सिंह। और राज सिंह के बाद ये बनेगा प्रताप सिंह। राज सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा? प्रताप सिंह। तो ये छह राजा हैं, छह। इनके टाइम पे कोई विशेष घटना नहीं होती है। एक जोरावर सिंह की घटना ये है कि इसने जो हुड़ा सम्मेलन हुआ था उस हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन बन जाए कि जो हुड़ा सम्मेलन है, हुड़ा सम्मेलन, उस हुड़ा सम्मेलन में भाग किसने लिया था? भाग लिया। उस हुड़ा सम्मेलन में क्या हुआ था? भाग लिया था। किसने? जोरावर सिंह ने। प्रताप सिंह के बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम है सूरत सिंह। ठीक है दोस्तों, अब डाल लो हेडिंग सूरत सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है वो भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ नाम लिखवा दिए, टाइम पीरियड नहीं। अब लिखो सूरत सिंह, 1787 से 1828। सूरत सिंह। सूरत सिंह 1787 से 1828। समझना दोस्तों। तो सूरज सिंह के टाइम की मुख्य मुख्य तीन बातें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो घटना है वो 1805 की है। और 1805 की क्या घटना है? तो 1805 के अंदर क्या होता है, ये भटनेर पर आक्रमण करता है और भटनेर का युद्ध लड़ता है। उस समय भटनेर का जो राजा होता है उसका नाम होता है जापत खां। ठीक है दोस्तों, तो भटनेर का युद्ध ये लड़ता है जापत खां से, और उस युद्ध में ये जापत खां को हरा देता है और खुद जीत जाता है। जिस दिन ये युद्ध लड़ता है वो दिन मंगलवार का होता है। और जब मंगलवार के दिन भटनेर का जिसने युद्ध जीत लिया है तो भटनेर का नाम क्या कर देता है ये? हनुमानगढ़ कर देता है। क्या कर देता है? हनुमानगढ़। तो पहली जो बात है इसकी वो लिख लो कि 1805 में इसने एक युद्ध लड़ा था, इसका नाम था भटनेर का युद्ध। इसका क्या नाम है? भटनेर का युद्ध। और ये जो भटनेर का युद्ध है किसके बीच में लड़ाया गया था? एक तो सूरज सिंह के बीच में, सूरज सिंह वर्सेस जापत खां। सूरज सिंह इसमें जीत गया। और हेड डाल लो, भटनेर का नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़।
भटनेर का नाम क्या कर दिया, हनुमानगढ़ कर दिया। दूसरी जो इसके टाइम घटना पड़ते हैं वो पड़ते हैं 1814 की। 1814 ईस्वी के अंदर ये जो सूरज सिंह है इसने चूरू पर आक्रमण कर दिया था। और जब ये चूरू पर आक्रमण करता है तो इसका जो सेनापति होता है जिसके नेतृत्व में चूरू पर आक्रमण करवाता है उसका नाम है अमरचंद सुराणा। ठीक है दोस्तों। और जब चूरू पर आक्रमण कर देता है तो उस समय चूरू का जो शासक होता है उसका नाम होता है शिव सिंह। शिव सिंह बहुत ही शानदार मुकाबला करता है, बकायदा टक्कर देता है सूरज सिंह की सेना को। परंतु इस युद्ध के अंदर एक विचित्र घटना घटित होती है और वो क्या होती है कि आमतौर पर जब युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें गोले बारूद का प्रयोग किया जाता है। और अगर गोले बारूद खत्म हो जाए तो केसरी जौहर हो जाएगा, एक जो सेना है वो हार जाएगी और एक जीत जाएगी। लेकिन इस युद्ध में वीरता का शिव सिंह ने वो परिचय दिया जिसका नाम इतिहास में अंकित हो गया। किस तरह से अंकित हुआ कि जब शिव सिंह सूरज सिंह की सेना का मुकाबला करता है, अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में सेना आई हुई थी, उसका जब शिव सिंह की सेना मुकाबला कर रही थी तोप के गोले बरसाए जा रहे थे चूरू के ऊपर से, किले के ऊपर से नीचे, नीचे से जो तोप के गोले हैं ऊपर चलाए जा रहे थे। इसी बीच क्या होता है, जो शिव सिंह है उसकी सेना के पास गोले बारूद क्या खत्म हो जाते हैं। और गोले बारूद जब खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, अमरचंद सुराणा को लगता है कि अब जब गोले बारूद खत्म हो गए तो शिव सिंह की सेना क्या ही गोले और बारूद पर फायर करेगी। और अमरचंद की जो सेना है अमर सुराणा की समझ के आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। इसी बीच शिव सिंह क्या करता है, उस समय जो उसके पास में जो स्वर्ण आभूषण थे, चांदी थे, जितनी भी चीजें थी वो पड़ी हुई रहती है, तो क्या करता है उनको पिघलाना स्टार्ट कर देता है और उनको पिघला करके उनके गोले बनवा लेता है। ठीक है। और इस युद्ध में चांदी के गोलों का प्रयोग करता है सूरज सिंह की सेना के बीच में। इस कारण से ये जो युद्ध है इतिहास में दर्ज हो गया है, स्पेशल अपना स्थान रखता है। वो कैसा रखता है, हम जब भी राजस्थान की जीके में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर एक क्वेश्चन हमें मिलता है कि ऐसा कौन सा किला था जो चूरू के आक्रमण के समय शिव सिंह के द्वारा चलाया गया था। वो था, मतलब कि दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बनता है कि चूरू का जो कौन से किले में युद्ध के समय चांदी के गोले दागे गए थे, तो चूरू का है। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट डाउन कर लो। 1814 ईस्वी चूरू पर आक्रमण। चूरू पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया, अमरचंद सुराणा। आप लोग सोच रहे हो कि मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि एक शैतान बच्चा आ गया जो वो शैतानी करता है और आज ये लेट हो गया क्लास में, इस कारण से मुझे हंसी आ गई। तो जो चूरू पर आक्रमण करता है किसके नेतृत्व में करता है, नेतृत्व कौन करता है, सूरज सिंह। इसका नाम नेतृत्व करता है अमरचंद सुराणा। और इसका मुकाबला करता है चूरू का शासक कौन होता है उस समय, चूरू का शासक होता है उस समय शिव सिंह। चूरू का शासक कौन होता है, शिव सिंह। और शिव सिंह इस युद्ध के अंदर कौन से गोलों का प्रयोग करता है, चांदी के गोलों का प्रयोग करता है, चांदी के गोले दागे गए। ठीक है दोस्तों। और एक अंतिम जो जानकारी है सूरज सिंह की वो ये है कि सूरज सिंह ने 1818 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर दी थी, संधि कर दी थी। क्या कर दी थी, संधि कर दी थी। किस संधि की, ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको, उतार लो इसे, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, उतार लिया तो आपने। एक ये सूरज सिंह ने थोड़ा ऊपर लिख दिया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस सूरज सिंह को थोड़ा नीचे लिख लो। ये लिखा हुआ है सूरज सिंह। क्या लिखा हुआ है ये, सूरज सिंह। ठीक है, उतार लिया वो आपने। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो इसके अंदर। सूरज सिंह के समय पर ही जो जॉर्ज थॉमस था ना, जॉर्ज थॉमस, इस जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर पे कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण
किया, 2 बार किस पे आक्रमण किया? बीकानेर पे। उतार लो। अब हेडिंग डाल लो अगले शासक की, जिसका नाम है रतन सिंह राठौर। 1828 से 51 ईस्वी। समझना इस रतन सिंह राठौड़ के टाइम पर क्या घटना हुई। तो रतन सिंह राठौड़ क्या है, इसने सबसे पहले तो जो काम किया, तो क्या किया था, कन्याओं का जो वध हो जाता था ना पहले के टाइम पे, उसे रोका था किसने? रतन सिंह राठौड़। कैसे रोका था और कन्याओं का वध क्यों होता था? समझना दोस्तों। क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो भी सामंत हुआ करते थे ना, वो क्या है, देखा करते थे कि यार दूसरे सामंत ने अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे ढंग से किया, बहुत लग्जरी कार दे दी, 21 लाख बेटा ब्रिजा दे दिया उसने, ठीक है, तो मैं 22 लाख और क्रिएटा दूंगा। तो ये चीजें चलती थी पहले। पर सारे सामंतों की स्थिति एक जैसी थोड़ी ना थी। कोई सामंत आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करते थे, तो कोई सामंत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ करते थे। परंतु सामंत है तो शादी में खर्चा करना पड़ेगा। तो इस ये जो समस्या थी, इसका सामंतों ने क्या तोड़ निकाला कि जो लड़की पैदा होए हम उसको होते ही मार दो, ना लड़की रहेगी ना शादी करनी पड़ेगी। तो ये जो घटनाएं थी, ये उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बीकानेर के अंदर। और इस समस्या का रतन सिंह राठौड़ ने बहुत तरीके से क्या किया, निपटान किया। कैसे किया कि इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और ये क्या है, देवी कुंड के अंदर क्या करा देता है, देवी कुंड के अंदर छतरी बनवा देता है। उसके बाद में पता ही नहीं रहता था राठौड़ क्या सोचती है या क्या जचती है कि मैं चलो गया जो बिहार के अंदर है, वहां के या वहां की यात्रा करके आता हूँ मैं। दोस्तों गया वही जगह है जहाँ पे जो महात्मा बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है दोस्तों? तो क्या होता है, रतन सिंह राठौड़ गया की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। कहानी सुन लो, कहानी है। तो मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, प्रयाग होते हुए क्या करते हैं, ये गया पहुंच जाते हैं और वहां पे जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध की जो स्थली है, ज्ञान प्राप्ति की स्थली है, वहां पर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होना स्वाभाविक है, ठीक है। और जैसे ही गया जाता है तो वहां पर क्या करते हैं, जितने भी सामंत होते हैं उन सामंत को बुलाता है और सारे सामंत को कहता है कि आज के बाद कोई भी जो कन्या है उसका वध नहीं करेगा, और सभी सामंतों को आण जारी करवाता है, एक शपथ दिलवाता है, ठीक है। सामंत कहते हैं कि भाई महाराज बात तो सही है, हम हत्या जो वध है कन्या को तो नहीं करेंगे, पर उनकी शादी तो करनी पड़ती है ना, उसमें पैसा कौन देगा? तो महाराज ने कहा तो शादी कर दो। और किसने कहा तुम महंगी शादी करो? अरे शादी तुम 100 रुपए में शादी कर दो, 10 रुपए है 10 रुपए में शादी कर दो। किसने कहा है तुमको कि तुम बहुत ज्यादा पैसे लगाओ शादी के अंदर? कोई नाम निकलता है क्या शादियों से? सामंत ने कहा कि महाराज बात तो सही है, शादी तो हम 10 रुपए में भी कर दे, पर ये जो चारण है ये हमको जीने कहाँ देते हैं। अगर हम अपनी शादियों में इनको दान नहीं दे भर भर के, तो ये हमारे जो खुद के ग्रंथ है उसके अंदर हमारी बुराइयां लिखते हैं, हमको ताने मारते हैं, हमको क्या कहते हैं, जीने नहीं देते हैं। तो महाराज ने चारणों को भी समझाया कि सुन लो रे तुम लोग, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना सीख लो, नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात है। तो इस कारण से जो रतन सिंह राठौड़ है, इसने क्या किया, कन्याओं के वध को रोका था, ठीक है। कहाँ रोका था? गया में। लिखो इसके टाइम भी कन्या वध, कन्याओं को न मारने की आड़ जारी की, कन्याओं को कन्याओं को कन्याओं को न मारने की आड़ जारी की। आड़ का मतलब प्रतिज्ञा होती है दोस्तों। और इससे क्या, कहां से की? गया, बिहार के अंदर जगह पड़ती है गया, जहाँ भगवान बुद्ध को, माता बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसमें बोध गया कहलाने लग गया था। दूसरा बीकानेर, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे की। जब हम राजस्थान के अंदर जो विद्रोही पढ़ते हैं, नेता पढ़ते हैं, या फिर जो
चोर डाकू पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें एक नाम मिलता है डोंगजी और जवाहर जी का। डोंगजी जवाहर जी दो व्यक्ति ऐसे हैं जो शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये क्या करते हैं, अंग्रेजों की छावनियां लूटते हैं और उनको गरीबों में बांटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना पुरानी फिल्म में, उसके अंदर एक हीरो होता है जो अमीरों को लूटता है फिर गरीबों में बांटता है। तो वो जो पुरानी फिल्मों के हीरो थे वो असली में डोंगजी और जवाहर जी थे। और ये क्या करते थे, अमीरों को लूटते थे, सेठों साहूकारों को लूटते थे और उनका धन किसमें बांटते थे, गरीबों को बांटते थे। तो जब 1857 की क्रांति के अंदर एक नसीराबाद छावनी होती है, डोंगजी जवाहर जी अंग्रेजों की उस छावनी को लूट लेते हैं। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि तो दो व्यक्ति ने हमारी छावनी लूट ली और उसके बाद वो जिंदा है और बाहर कैसे घूम रहे हैं, तो ये अपन का इमेज खराब हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने डोंगजी जवाहर जी को क्या किया था, पकड़ने के हर प्रयास किए थे। उस समय डोंगजी जवाहर जी को संरक्षण कौन देता है, तो रतन सिंह राठौड़ देता है। ठीक है, कह देता है कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो डोंगजी, डोंगजी जवाहर जी को संरक्षण दिया। मैं बैठा हूं ना अभी तो, लेकिन डोंगजी जवाहर जी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते हैं और डोंगजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों द्वारा। वो आगे की बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रतन सिंह राठौड़ ने एक इसके टाइम का इम्पोर्टेंट ये है कि 1829 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ता है ये, जिसका नाम है वासण पीर का युद्ध। वासण पीर का युद्ध। और ये जो वासण पीर का युद्ध है, ये जो वासण का युद्ध किस किस में होता है, बीकानेर वर्सेस जैसलमेर। बीकानेर वर्सेस जैसलमेर। बीकानेर का तो कौन है, रतन सिंह। और जैसलमेर का है गज सिंह, रावल गज सिंह। रावल गज सिंह। तो जो बीकानेर और गज सिंह है, इसके अंदर हालांकि रतन सिंह की हार हो जाती है और जीत और गज सिंह जाता है। अब आप लोग सोच रहे हो सर, हार हुई तो फिर पढ़ाई क्यों होगी है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये क्या है, अंतिम युद्ध है जो राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। राजस्थान का ये अंतिम युद्ध है जो राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। और क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा युद्ध है जो राजपूत, जो अंतिम युद्ध है और राजपूतों के मध्य लड़ा गया था, तो वो है वासनागिरी का युद्ध। ठीक है, नोट करके यहाँ लिख लो, राजस्थान का राजपूतों के मध्य लड़ा गया अंतिम युद्ध। ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको, फिर करते हैं हम आगे की चर्चा। ठीक है दोस्तों, उतार लिया होगा। आगे बात करते हैं हम रतन सिंह की। रतन सिंह के दरबारी विद्वान की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दरबारी विद्वान है, जिसका नाम है दयाल दास। और उस दयाल दास ने ग्रंथ लिखी है, दयाल दास बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, बाय रिटन बाय दयाल दास। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके टाइम पे कौन है, दयाल दास। और इस दयाल दास ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। और इसके अंदर बीकानेर के जो सबसे पहले शासक था बीका, उससे लेकर के और जो सरदार सिंह है, उस सरदार सिंह तक के क्या इतिहास का वर्णन किया है। क्योंकि जो दयाल दास है ये खुद तीन जो शासक है उन तीनों शासकों के मतलब कि टाइम पर दरबारी विद्वान रहता है। सबसे पहला कौन है, सूरज सिंह, उसके बाद में रतन सिंह और फिर बाद में सरदार सिंह। इन तीनों के टाइम पर तीन जो शासक है उसका काल देखा था किसने, दयाल दास ने। और दयाल दास ने ये ग्रंथ लिखा है बीकानेर अठवाडिका। बीका से लेकर के सरदार सिंह तक की इतिहास क्या है इसके अंदर वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दो विद्वान और है, एक का नाम है सागरदान और एक का नाम है भूमा बेठू। ठीक है, एक का नाम है सागरदान और एक का नाम है भूमा बेठू। सागरदान, इसने लिखा है रतन रूपक, और एक का नाम है भूमा बेठू। इसने लिखा है रतन विलास।
ये दो ग्रंथ और लिख लो और इसको क्या कर लो, उतार लो इसको। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। उतार लो इसको, बात करते आएगी। और हेड डालो सरदार सिंह। 1851 से लेकर के 1872 तक हेडिंग क्या डालो, सरदार सिंह। 1851 से 1872 तक सरदार सिंह के जो शासन काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1857 की जब क्रांति होती है उस समय जो बीकानेर का शासक होता है वो कौन होता है, सरदार सिंह होता है। ठीक है, ये बात तो चलो ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी स्पेशल बात है, स्पेशल बात अब आएगी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजा है सरदार सिंह जो जो 1857 की क्रांति होती है उस क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ देता है। ठीक है, अब ये अंग्रेजों का साथ तो देता है, जो देता है अंग्रेजों का साथ राजस्थान की सीमाओं के बाहर जाकर भी देता है। ये अंग्रेजों का इस कदर फैन था कि अपनी सेना लेकर के कहाँ चला जाता है, ये हरियाणा के हिसार, वाडलू गांव, पंजाब तक चला जाता है और वहां पे अंग्रेजों की सहायता करता है। ये तो क्वेश्चन यही बनता है कि वह कौन सा राजा है जिसने अंग्रेजों की सहायता राजस्थान से बाहर जाकर के की थी, वो कौन है, सरदार सिंह है। ठीक है, तो देख लो 1857 क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था, सरदार सिंह। दोस्तों दरअसल बात क्या होती है कि जब दिल्ली में विद्रोह होता है 1857 की क्रांति का, और उसी समय क्या होता है, हांसी नाम की एक जगह पड़ती है जो बीकानेर की सीमा पर स्थित है वो। तो उस हांसी के अंदर क्या होती है, जो दो बटालियन होती है वो भी क्या है, विद्रोह कर देती है। इधर बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है हिसार, और उस हिसार के अंदर क्या होता है, जो बहादुर शाह है उस बहादुर शाह का एक रिश्तेदार होता है। ठीक है दोस्तों, और उस रिश्तेदार का नाम होता है मोहम्मद अजीम बेग। उस रिश्तेदार का नाम होता है मोहम्मद अजीम बेग। तो उस मोहम्मद अजीम बेग ने उस हिसार क्षेत्र पर क्या कर दिया था, उत्पात मचाना स्टार्ट कर दिया था बहुत ज्यादा। ठीक है, इससे क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, और जो झांसी का क्षेत्र हो गया और हिसार का जो क्षेत्र हो गया इन तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी जाती है। अंग्रेजों को दबा दिया जाता है बहुत बुरी तरह से। ऐसी स्थिति में जो बीकानेर का शासक है वो क्या करता है, अपनी सेना लेकर के जाता है और अंग्रेजों का साथ देता है। जो पीड़ित अंग्रेज है, जिनको चोट लग गई है, घायल हो गए, उनको ये खुद बीकानेर तक लाता है, बीकानेर के अंदर उन्हें इलाज करवाता है। और जो हिसार और हांसी के क्षेत्र में विद्रोही क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनके विद्रोह को दबाता है। ठीक है दोस्तों, यही बात रहती है कि अंग्रेज जो है वो सरदार सिंह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंग्रेज सरदार सिंह से खुश रहते हैं। और जब तात्या टोपे को अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं, तात्या टोपे के साथ छह और विद्रोही लोग होते हैं 1857 क्रांति के, जो क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो वो जो 600 लोग हैं वो क्या करते हैं, सरदार सिंह से निवेदन करते हैं कि हम जिंदगी में कभी विद्रोह नहीं करेंगे, बस इस बार बचा लो कैसे भी करके। तो सरदार सिंह को लगता है कि यार अगर कोई माफी मांग रहा है और आगे से गलती नहीं करेगा तो एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सरदार सिंह अंग्रेजों से पर्सनली इस बात का निवेदन करता है कि तात्या टोपे के साथ जो भी करना है वो करो, क्योंकि ये इसको ना मैं जानता हूँ ना ये राजस्थान का है, पर ये जो 600 लोग हैं इनको माफ कर दो। तो सरदार सिंह के कहने पर अंग्रेज उन 600 विद्रोहियों को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन तात्या टोपे को फांसी की सजा हो जाती है और तात्या टोपे को फांसी लगा दी जाती है। तो ये तो बात थी सरदार सिंह की। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने सेना कहाँ के लेके गया था, अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान के बाहर
सेना भेजी, राजस्थान के बाद सेना भेजी, वो तो ठीक है, खुद भी क्या हुआ, सेना लेकर गया। ठीक है दोस्तों, इसके इस कारण से अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश थे और अंग्रेजों ने इसको टिब्बी जो तहसील है उसके 41 परगने क्या कर दिए थे अंग्रेजों ने, टिब्बी तहसील के 41 परगने दिए, 41 परगने, टिब्बी तहसील कितने परगने दिए, 41 परगने दिए। ठीक है दोस्तों, और इसने क्या किया था सर ने, सती प्रथा जो है बीकानेर के अंदर उस पर क्या कर दी थी, रोक लगा दी थी। कौन कौन सी प्रथा पर रोक लगा दी थी, एक तो सती प्रथा पर और एक समाधि प्रथा पर, क्या लगा दी, रोक। ठीक है दोस्तों, हालांकि सरदार सिंह की जब मृत्यु होती है तो ऐसी कोई संतान नहीं होती है, और क्या करता है ये गोद लेता है एक व्यक्ति को, और छत्तीसगढ़ नाम की एक जगह रहती है, उस छत्तीसगढ़ का एक सामंत होता है लाल सिंह, और उस लाल सिंह के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है डूंगर सिंह और एक का नाम होता है गंगा सिंह। तो किसको गोद लिया जाता है, डूंगर सिंह को गोद लिया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़, बीकानेर रियासत का सामंत है जिसका नाम है लाल सिंह। इसके पुत्र होते हैं दो पुत्र, एक का नाम है डूंगर सिंह और एक का नाम है लाल सिंह, गंगा सिंह दोस्तों, क्या नाम है, गंगा सिंह। पहले चर्चा करेंगे डूंगर सिंह की, फिर पढ़ेंगे गंगा सिंह। गंगा सिंह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब पढ़ते हैं आगे। बहत्तर सिंह की रफ्तार से उतार लिया करो दोस्तों। हेड डालो डूंगर सिंह। दोस्तों आज हम लोग बीकानेरी भुजिया खाते हैं, आप लोगों को पसंद भी होगी बीकानेरी भुजिया। वो जो बीकानेरी भुजिया है, वो बीकानेरी भुजिया का निर्माण कार्य किसके टाइम पे शुरू किया गया था, डूंगर सिंह के टाइम पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस डूंगर सिंह के टाइम पे ही बीकानेरी भुजिया की जो बनाने की विधि है स्टार्ट की गई थी। बनाना क्या गया था, प्रारंभ किया गया था। इसने बीकानेर दुर्ग के अंदर तीन चार जो बुर्ज है, कुछ महल का निर्माण करवाया था, उसकी बात कर लेते हैं हम। ये दोस्तों, एक महल बनवाया था ऐसा बीकानेर के अंदर, इसका नाम है छत्र महल। दो बुर्ज बनवाए थे, एक तो है चीनी बुर्ज और एक का नाम है सोहन बुर्ज। और घंटाघर, जो बीकानेर का घंटाघर है, उस बीकानेर के घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर दुर्ग के अंदर। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था, तो डूंगर सिंह ने ही करवाया था। ठीक है दोस्तों, और एक अंतिम घटना इसके बारे में कि 1878 ईस्वी के अंदर जो अंग्रेज है, उस अंग्रेजों की सैनिक सहायता के लिए इसने क्या की थी, ऊंटों की टुकड़ी भेजी थी।
1878 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सैनिक टुकड़ी भेजी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हो गया। कल क्लास के अंदर हम गंगा सिंह की चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे गंगा सिंह की। और इसे आप उतार लीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।